हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर द गाइडलाइंस फॉर स्टेट्स फॉर इट्स एडमिनिस्ट्रेशन, फॉर इट्स वर्क, फॉर इट्स हाउ द स्टेट can do best for its citizens. So directive principles of state policies are given in part 4th of our constitution, and they covered 36 article to 51 article. These directive principles, the constitution makers, they was too much worried about the welfare of the people, so they prepared some guidelines by which a state can be governed. So these were directive principle of state policies. But states, all the states, they are not bounded to adopt each and every guidelines, but they can use them in running their government, in for doing the welfare of its people. The makers of our constitution knew that independent India was going to face many challenges. Foremost among these was the challenge to bring about equality and well-being of its citizens. In our previous lecture we have read that to set up the democracy was a very typical task for the leaders, and they were too much worried about that कि कैसे equality जो है वो लोगों में स्थापित हो पाएगी, लोग कैसे equal feel कर पाएंगे. And they also thought that certain policy directions were required for handling these problems. At the same time, the constitution did not want future government to be bound by certain policy decisions, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की अपनी अलग अलग डिमांड्स होती हैं, वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन को देखते हुए, जोग्राफिकल कंडीशंस को देखते हुए हो सकता है कि जो गाइडलाइंस वो तैयार कर रहे थे हर स्टेट्स के लिए, एक कॉमन गाइडलाइंस जो तैयार कर रहे थे, कि वो आगे जाकर उनको स्टेट्स को उनको पूरी तरीके से अपना पाना सही होता या नहीं होता. तो इस विषय में भी उन्होंने सोचा कि स्टेट को उन गाइडलाइंस को प्रॉपरली अडॉप्ट करने के लिए बाउंडेड भी नहीं किया जाना चाहिए. और साथ ही ये भी उनका इशू था कि लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा हित हो सके, लोग ज़्यादा से ज़्यादा इक्वलिटी फील कर सकें. Therefore, some guidelines were incorporated by the constitution, but they were not made legally enforceable. Mean to say, if a government did not implement a particular guideline, we cannot go to the court asking the court to instruct the government to implement that policy. We cannot do it. We haven't right, because these guidelines are not justiciable. So ये आपका क्वेश्चन भी आता है कि why the directive principle of state policies are not justiciable. So you can say because no one can appeal in the court to implement the particular guidelines. स्टेट गवर्नमेंट को कोई ये बाउंड नहीं कर सकता कि वो हर पर्टिकुलर गाइडलाइंस को फॉलो करे. एंड दस दिस गाइडलाइंस आर नॉट जस्टिसेबल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दैट कैन नॉट बी इम्पोज बाय द जुडिशरी. वी कैन नॉट से टू जुडिशरी टू इन्फोर्स दीज गाइडलाइंस, हमारी राज्य सरकार से इसको इम्प्लीमेंट करवाइए, ऐसी कोई इन्फोर्समेंट हम लागू नहीं कर सकते. Those who frame our constitution thought that what the moral force behind these guidelines would ensure that the government would take them seriously. Yes, क्योंकि हर गवर्नमेंट, हर स्टेट गवर्नमेंट ये चाहती है कि उसके राज्य के लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा हित हो. तो उन्होंने ये एक मॉरल गाइडलाइंस थी
सभी राज्यों के लिए कि राज्य सरकारें आगे फ्यूचर में उसको अडॉप्ट करेंगी। बिसाइड्स दे एक्सपेक्टेड दैट द पीपल वुड ऑल्सो होल्ड द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग दिस डायरेक्टिव्स। लोग भी इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे क्योंकि लोगों के हाथ में अब सत्ता आ गई थी आज़ादी के बाद, तो उन्होंने ये सोचा कि लोग गवर्नमेंट को इतना रिस्पॉन्सिबल बना लेंगे कि वो इन गाइडलाइंस को उनके वेलफेयर के लिए यूज़ करेगी। सो अ सेपरेट लिस्ट ऑफ पॉलिसी गाइडलाइंस included in the constitution, and the list of these guidelines is called directive principle of state policies. What do the directive principles contain? इनमें 3 बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है। द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स दैट वी एज अ सोसाइटी शुड अडॉप्ट, मीन टू से माइनॉरिटीज़ के हित को ध्यान में रखना, सभी आयु वर्ग हर क्लास के लोगों के हित को ध्यान में रखना, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाना, अपने एरिया में रहने वाले लोगों को पूरी प्रोटेक्शन देना, एक अच्छी सोसाइटी का क्रिएट करना। सर्टेन राइट्स दैट इंडिविजुअल्स शुड इंजॉय अपार्ट फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के अलावा भी जैसे राइट टू एजुकेशन है, राइट टू वर्क है, राइट टू लिव है, तो ये राइट्स को प्रोटेक्ट करने का और सिटीजन्स को देने का ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ में ये बताया गया है कि राज्य सरकार को इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होगी। सर्टेन पॉलिसीज़ दैट द गवर्नमेंट शुड अडॉप्ट। यू मे गेट सम ideas of the vision of makers of our constitution by looking at some of the directive principles shown below। यहाँ पर जो आपको गाइडलाइंस दी जा रही हैं इन पर हमारी गवर्नमेंट ने वर्क किया है। जैसे द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम ट्राइड टू गिव इफेक्ट टू सम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। दे पास सेवरल ज़मींदारी एबॉलिशन बिल, उन्होंने पास किए हैं जो वो ज़मींदारी एबॉलिशन बिल जिसमें कि जो लैंड है वो किसी एक के पास ही संचित ना हो बल्कि और भी जो लोग हैं वो उसका लाभ उठा सकें, ज़मींदार किसानों का शोषण ना कर सकें, इसके लिए उन्होंने ज़मींदारी एबॉलिशन बिल भी पास किए हैं। बैंक को नेशनलाइज किया है। इन्हीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ की गाइडलाइन के तहत जो हमारी गवर्नमेंट ने वर्क किए हैं वो यही हैं। नेशनलाइज्ड बैंक, इनैक्टेड न्यूमरस फैक्ट्री लॉज जिसमें कि वर्कर्स के लिए अच्छी कंडीशंस, एक मिनिमम वेजेस तय की हैं गवर्नमेंट ने, फिक्स्ड मिनिमम वेजेस, कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़, जो मनरेगा जैसी जो स्कीम चलती हैं वो कॉटेज और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देने के लिए, ताकि जो एम्प्लॉयमेंट है लोगों तक पहुंच सके, लोग एम्प्लॉयड हो सकें, वर प्रमोटेड एंड प्रोविज़न फॉर रिजर्वेशन फॉर द अपलिफ्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। ये जो सभी गाइडलाइंस स्टेट गवर्नमेंट ने अब तक इन पर काम किया है ये सभी सिटीजन्स के हित में हैं। Such efforts to give effect to the directive principles include the right to education, formation of पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का बनना, पंचायत का बनना, ब्लॉक समितिज़ का बनना, जिला समितिज़ का बनना, और राइट टू एजुकेशन जो 6 to 14 ईयर्स तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन की व्यवस्था करना, मिड डे मील की व्यवस्था करना उनके लिए, पंचायती राज में 33% जो सीट्स हैं वो वुमेन के लिए रिज़र्व करना, और राइट टू वर्क देना, और अंडर एम्प्लॉयमेंट जो गारंटी जो मनरेगा जैसी स्कीम्स का चलाना, ये सब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ के तहत कुछ गाइडलाइंस हैं जो स्टेट गवर्नमेंट ने जिन पर अब तक वर्क किया है। अब बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ द सिटीजन्स, क्योंकि जहाँ अधिकार होते हैं, जहाँ राइट्स होते हैं, वहीं ड्यूटीज़ भी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल
मैं आपको बताती हूँ कि राइट टू एजुकेशन ये 6 से लेके 14 ईयर्स तक के बच्चों का राइट है कि उनको कंपलसरी एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। ये उनका अधिकार है एक देश का नागरिक होने के नाते। लेकिन वहीं पेरेंट्स के लिए ये एक ड्यूटी बन जाती है कि 6 से लेकर 14 ईयर्स तक के बच्चों को वो कंपलसरी स्कूल भेजेंगे। तो इट मीन्स राइट्स एंड ड्यूटीज़ गो हैंड इन हैंड, एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के साथ चलते हैं। In 1976, the 42 amendments to the Constitution was passed. फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को 1976 में 42 अमेंडमेंट के साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया। Among other things, this amendment inserted a list of fundamental duties of the citizens. In all, 10 duties were enumerated. 10 fundamental duties हैं। However, the Constitution does not say anything about the enforcing these duties. किसी का कॉन्स्टिट्यूशन का हम पर कोई, हम जैसे नागरिकों पर कोई भी दबाव नहीं है कि हमें इनको पालन किया ही जाना है। ये भी हमारी एक तरीके से कह सकते हैं हम कि मॉरल ड्यूटीज़ हैं। और इन मॉरल ड्यूटीज़ को जहाँ हम फंडामेंटल राइट्स एंजॉय करते हैं तो वहाँ हमारा मॉरल ड्यूटी बनती है कि हम इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ का भी वहन करें। एज सिटीजन्स वी मस्ट अबाइड फ्रॉम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, डिफेंड अवर कंट्री, प्रमोट हार्मनी अमंग ऑल सिटीजन्स, प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। दीज आर अवर फंडामेंटल ड्यूटीज़। अपने तिरंगे झंडे का सम्मान करना, नेशनल एंथम का सम्मान करना और अपने देश के प्रति अपने देश के प्रति श्रद्धा भाव रखना, देश में जितने भी नेशनल सिंबल्स हैं उनके प्रति सम्मान का भाव रखना, ये सब हमारी मॉरल ड्यूटीज़ हैं। हाउएवर इट मस्ट बी नोटेड दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मेक द enjoyment of rights depends or conditional upon fulfillment of duties. In this sense, the inclusion of fundamental duties has not changed the status of our fundamental rights. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर हम इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ का वहन नहीं करेंगे तो हमारे फंडामेंटल राइट्स हमसे स्नैच कर लिए जाएंगे। हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ की कीमत पर फंडामेंटल राइट्स नहीं दिए गए हैं, लेकिन ये हमारी मॉरल ड्यूटीज़ हैं। ये हमारा मॉरल कर्तव्य है हमारे देश के प्रति कि हमें अपनी इन ड्यूटीज़, फंडामेंटल ड्यूटीज़ का वहन करना चाहिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी समझना चाहिए।